पार्ट नंबर 6 में आपका स्वागत है। मैंने आपको पहले भी कहा था कि एक पार्ट रह जाएगा, थोड़ा बहुत उस टाइम पे आपके पेपर थे तो रह गया था पार्ट। बट मैंने वहाँ पे कहा था मैं इस पार्ट को जरूर बनाऊंगा, तो मैं आज ये पार्ट खत्म कर दूंगा। इसी में चाहिए लंबी वीडियो बने, जितनी भी बने इसमें ये खत्म हो जाएगा। और इसमें हम व्यय विधि भी खत्म कर देंगे। जो मैंने कहा था व्यय विधि हमारा रह रहा है तो हम वो भी खत्म करेंगे। क्लियर है? तो क्वेश्चन हमारा देखो 10वां क्वेश्चन 9 तक हम ऑलरेडी पार्ट नंबर 5 तक कर चुके हैं। पार्ट नंबर 6 है। 10वां क्वेश्चन, एक वस्तु के लिए डेल्टा पी अपॉन में पी, डेल्टा मतलब चेंज होता मैंने बताया था, इक्वल टू दिया माइनस में 0.2, मांग की लोच दिया है माइनस में 0.3। और जो मांग की लोच होता है मैंने यहाँ पे ये बताया था, अगर ये माइनस में दिया है तो या तो यहाँ माइनस लगाओ या यहाँ लगाओ, कोई एक जगह लगाओगे अगर मांग की लोच अगर माइनस में दिया हुआ है तो। समझ में आ रहा है ना? और मांगी गई मात्रा में परिवर्तन ज्ञात कीजिए, ये बोला बस। मांगी गई मात्रा में परिवर्तन निकालना है आपको। चलो निकालते हैं धीरे धीरे। सबसे पहले हम करेंगे क्या, सबसे पहले देखो मैंने मांग की लोच का फॉर्मूला पहले ही लिख दिया। यहाँ पे मांग की लोच का फॉर्मूला होता है ब्रैकेट में ईडी बराबर मांग में प्रतिशत परिवर्तन और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यहाँ पे माइनस का साइन होता है। यहाँ तक समझ में आता है? उसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो मांग की लोच मुझे माइनस में 0.3 दिया हुआ है, तो मैं अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ, इधर लगाता हूँ, तो मुझे इधर माइनस हटाना पड़ेगा, यहाँ नहीं लगेगा, एक जगह लगता है। मैंने बताया था ना मांग की लोच वाला, इस माइनस से नहीं बोल रहा मैं, इसकी बात कर रहा हूँ, मांग की लोच वाले, याद रखना। अब मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऐसे रहने देता हूं, मुझे नहीं पता, तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन ऐसे रहने दिया मैंने। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन देखो कैसे निकलेगा, अगर आपको ध्यान हो तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन निकालना मैंने सिखाया था आपको। वो निकलता है P1 माइनस पी अपॉन में P इंटू में 100, P1 माइनस पी अपॉन में P इंटू में 100। क्लियर है? पुराना वाला P नीचे आता मैंने बताया था, उससे कंपेयर करते हैं। अब P1 माइनस पी को डेल्टा P बोलते हैं, अपॉन में P इंटू 100 होगा। और ध्यान से अगर देखें तो डेल्टा P अपॉन में P की वैल्यू मुझे दिया माइनस में 0.2, तो माइनस में 0.2 दिया हुआ है इंटू में 100। डेसिमल हटाया, जीरो नीचे आ जाएगा, एक कट गया, कितना आ गया माइनस में 20%। तो कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो आया मेरा वो माइनस का 20% मेरा आ गया यहाँ तक। ठीक है, पहले यहाँ तक नोट डाउन करो फटाफट से, इतना समझ में आ गया होगा आप सबको। ठीक है, यहाँ तो उतार लिया आपने। अब देखो फटाफट से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस में 0.3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी माइनस में 20% से, तो क्या निकल के आ जाएगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो कितना होगा, मांग में प्रतिशत परिवर्तन कितना आएगा। देखो मुझे परसेंट में ही चाहिए, मुझे क्या चाहिए, परसेंट में चाहिए, तो इसको हम परसेंट तो रहने देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा और इससे मल्टीप्लाई करूँगा 2 3 6 हो जाएगा। बात को समझो। और जीरो है तो जीरो, अब एक के बाद डेसिमल लगाना तो यहाँ डेसिमल लगेगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करनी तो आती है ना, 20 को 3 से करोगे 60 आएगा। ठीक है, 20 से 60 होता है, एक डेसिमल यहाँ लग जाएगा, तो कितना आ गया, 6% आ गया। यही आपका आंसर है, क्योंकि इसने पूछा था मांगी गई मात्रा में, इसे प्रतिशत कर दो बेटा, मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन ज्ञात करें। तो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन कितना आपका, 6% है। और थोड़ा सा दिमाग भी लगा देना कि अगर कीमत में परिवर्तन देखो कैसा हो रहा है, माइनस में हो रहा है, तो गारंटीड है डिमांड में क्या होगा, प्लस में होगा। और कीमत में अगर यहाँ प्लस में होता तो डिमांड का आंसर क्या होता, माइनस में होता, क्योंकि इन दोनों के बीच में कैसा विपरीत यानी ऋणात्मक संबंध पाया जाता है। ये आपको याद रखना है, तो हमेशा अपोजिट ही रहेगा। ये माइनस होगा तो ये प्लस में रहेगा संबंध जो परिवर्तन वाला, और ये प्लस में रहेगा तो ये माइनस में, और ये माइनस में रहेगा तो ये प्लस में, ये याद रखना। क्लियर? तो है, क्लास में नोट डाउन करो उसे, और मुझसे पहले करने की कोशिश करो बेटा, ये तो आपको आते होंगे क्योंकि आप सबको सब। आप 11वें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। एक वस्तु के लिए डेल्टा पी अपन पी इतना है, मांग की लोच भी दिया हुआ है, और फिर बोला जब कीमत के गिरने के बाद, यानी जब कीमत गिर गई थी उसके बाद इसकी मांगी गई मात्रा ज्ञात कीजिए। नहीं है जी, इसका मतलब जब कीमत गिर गई उसके बाद जो मांगी गई मात्रा रही होगी, इसका मतलब Q1 ये मांग रहा है मुझसे, जबकि हमें प्रारंभ में ये कितना दिया था, 60 इकाई दी थी। इसका मतलब Q हमें 60 दिया हुआ है, Q1 हमें निकालना है। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दोनों तरीके से, मैंने कहा था ये क्वेश्चन दोनों तरीके से हो सकते हैं, एक तो P अपॉन में Q वाला इंटू डेल्टा Q1 में डेल्टा P, ये फॉर्मूला लग सकता है, बट इस प्यार से उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बट हम एक ही उसमें रहने वाले हैं। मैंने कहा था जब भी स्फटांक टाइप का डेटा दिया होगा तो मैं परसेंट वाले फॉर्मूले में रहूंगा, तो मैं उसी से सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, अगर आप चाहते हो कि दूसरा वाला तरीका भी समझा दो तो मैं समझा दूंगा, बट पहले मैं अपने तरीके से आपको बताता हूँ। ठीक है,
सबसे पहले ईडी का फॉर्मूला आपको पता ही है, माइनस मांगी गई मात्रा बोलो चलेगा, तो मैं तो शॉर्टकट लिख रहा हूं मांग में प्रतिशत परिवर्तन। आप चाहे तो ये लिख सकते हो मांगी गई मात्रा में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है, मैंने बताया हुआ ये सब चीजें। और कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, यहां तक समझ में आता है। ये हमें कितना दिया है, ये दिया हमें माइनस का 0.5, तो मैं माइनस का 0.5 लिख रहा हूं। यहां माइनस लगने के कारण अब यहां नहीं लगाऊंगा मैं, ठीक है। और ऊपर आ जाएगा मांग में प्रतिशत परिवर्तन अपॉन में कीमत में प्रतिशत परिवर्तन। तो कीमत वाला मैं निकाल लेता हूं। मुझे पता है कि कीमत में प्रतिशत परिवर्तन जो होता है निकालने का फॉर्मूला मैंने अभी बताया था लास्ट क्वेश्चन में, P1 माइनस पी अपॉन में P इंटू में 100। P1 माइनस पी को डेल्टा P कह सकते हैं, तो डेल्टा P अपॉन P इंटू में 100, ठीक है। तो ये हमें कितना दिया, माइनस का 0.2 इंटू 100, कितना आ गया, माइनस का 20% आ गया, ठीक है। मैंने यहाँ पे माइनस 20% लिख दिया। तो मांग में प्रतिशत परिवर्तन जो निकल के आएगा, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का 0.5 माइनस का 20%, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। 2 पंजे 10 हो जाएगा, जीरो वैसे भी हट जानी है, 20 पंजे 100 होता है ना, तो एक डेसिमल का एक जीरो तो हट ही जाएगी, तो 10% आएगा, वो भी प्लस का। क्लियर हो गया। तो अब हमें पता है Q जो हमें दिया था वो कितना दिया था, हमें 60 दिया हुआ है, तो Q1 कितना होगा, 60 में 10% और जोड़ दो, तो पहले 60 था, अब 60 का 10% और निकाल लो, उसको भी जोड़ दो वापस, कितना आएगा, ये आ गया Q1 आ गया आपका कितना 66 आ गया, ये जीरो कट गया ना यहाँ पे। तो कैसे, पहले 60 थी आपकी प्रारंभ में, इसका मतलब Q दिया हुआ था, तो Q1 कैसे निकलेगा, कीमत गिरी है, तो कीमत गिरी होगी तो मांगी गई मात्रा बड़ी होगी, तो 10%, अब ऐसे भी दिख रहा है ये प्लस का 10%, इसका मतलब बड़ा होगा। अगर ये माइनस होता तो मैं कम कर देता, यहाँ पे साइन माइनस का लगा देता, ठीक है ना। और लास्ट क्वेश्चन मैंने बताया था जब ये माइनस होता है तो बेटा ये प्लस ही होगा, और अगर ये प्लस होगा तो ये माइनस होगा, क्लियर है। और अगर ये माइनस हो जाता तो मैं यहाँ माइनस लगाता। कैसे निकाला मैंने, 60 ऐसे रखा, प्लस 60 का 10% बढ़ गया है, तो 60 का 10% मैंने निकाल दिया जो इसका था, ठीक है। तो कितना का 6, तो 6 इसमें जोड़ा तो 66 हो गया। क्लियर हो गया, फटाफट से नोट डाउन करिए, ठीक है। अब तो आपको समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चन वैसे, ठीक है। इसको मैं दूसरे तरीके से देखो हिंट देके, ज़्यादा जल्द पूरा तो मैं करने वाला नहीं हूँ, मैं हिंट दे देता हूँ आपको, ठीक है। हिंट कैसे करते हैं, तो वो ईडी का फॉर्मूला क्या होता है, ईडी का फॉर्मूला होता है आपका माइनस पी अपॉन में क्यू इंटू डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा पी। एक जगह मैं डी माइनस का 0.5 ले रहा हूँ, तो यहाँ माइनस मुझे लेना नहीं है, इस वाले में हटा दिया मैंने। पी और क्यू कितने दिए हैं, पी और क्यू देख लेते हैं। क्यू मेरे को स्टार्टिंग में 60 दिया है, ये मुझे निकालना है, और पी के बारे में मुझे कुछ नहीं बताया है, ठीक है ना। तो एक काम कर लेते हैं, पी ऐसे रहने देता हूँ थोड़ी देर के लिए, और क्यू मेरे को दिया है 60, ये मुझे पता नहीं है और ये मुझे पता नहीं है, ठीक है। अब एक काम कर सकते हैं हम, 0.5 लें दो इसको पी एक तरफ कर देते हैं, क्यू एक तरफ कर देते हैं, तो डेल्टा क्यू अपॉन में क्यू ऐसे आ जाएगा, ठीक है। और मल्टीप्लाई ये पी अपॉन में डेल्टा पी मैंने इधर एक तरफ कर दिया, मल्टीप्लाई ये हो सकता है बड़े प्यार से अपने अपनी तरह कर दिए। अब मुझे पता है कि मेरे को दिया हुआ है डेल्टा पी अपॉन में पी दिया है, और ये निकला पी अपॉन में डेल्टा पी, ठीक है। तो ठीक उल्टा है, तो ये वैल्यू क्या है, जब ये सीधा रहा होगा तो वैल्यू सीधी रही होगी ना, तो उसको ऐसे लिख सकता हूँ मैं, डेल्टा क्यू अपॉन में 60, इसको 1 अपॉन में माइनस का 0.2 लिख सकता हूँ। क्यों, देखो ना इसका ऐसे करा मैंने, डेल्टा पी अपॉन में पी मेरे को माइनस का 0.2 दिया, बट यहाँ पे तो उल्टा है, ये पी अपॉन में डेल्टा पी है, तो एक यानी इसका मतलब उल्टा है वो उसका। तो सॉल्व करना तो कर सकते हो, पी को पहले उधर भेज दो, तो डेल्टा पी की वैल्यू क्या आएगी, माइनस में 0.2 पी। अब 0.2 को इधर भेज देता हूँ, ठीक है, तो डेल्टा पी अपॉन में माइनस का 0.2 इक्वल टू पी, अब इसको उधर भेज देता हूँ, तो 1 अपॉन में जी आ गया, पी अपॉन में डेल्टा पी आ गया। तो एक तरफ से उल्टा हो गया ना, उल्टा कर दिया मैंने इसको। तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, जोर थोड़ा दिखाना है, ये सबको पता है कि अगर पी डेल्टा पी और पी 0 माइनस का 0.2 है, तो उसको उल्टे इसको उल्टा करोगे तो ये भी तो उल्टा होगा ना, तो उल्टा कर दिया मैंने। अब बताओ, आप सॉल्व नहीं हो सकता, बड़े प्यार से सॉल्व हो जाएगा। करना क्या है, सारे इधर भेज देते हैं, तो डेल्टा क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी, सब इधर चले गए, 0.5 माइनस का मल्टीप्लाई में 60 और मल्टीप्लाई में माइनस का 0.2, माइनस से माइनस तो वैसे कैंसिल हो जानी है, ठीक है। ये 10 हो जाएगा, ये भी क्या जाएगा 10 हो जाएगा, इससे ये कट गया। अब क्या बचा हमारे पास, 5 6 2 और 10,
5 2 10, तो डेल्टा क्यू कितना आ गया 6 आ गया। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, समझ लो मैंने पूरा ही सॉल्व कर लिया, ना करते करते कर दिया। Q1 माइनस क्यू, गाने मत गाने लग जाना बेटा, Q1 माइनस क्यू हो गया। अब यहाँ पे 6 हो गया, Q1 नहीं पता बट Q पता है कितना 60, तो ये वहां चला जाएगा, तो Q1 की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का आ जाएगी प्लस 66, तो वही यहाँ पे भी निकाला था मैंने। ठीक है, तो दोनों तरीके ही सही है। ठीक है, अब जिसमें आप एक्सपर्ट हो सको फटाफट से नोट डाउन करो जल्दी जल्दी। तो अब वह विधि की बात कर लेते हैं। दोस्तों देखो लाइट जा चुकी है, तो थोड़ा सा क्या है, रोशनी थोड़ी कम हो गई होगी पहले से, ठीक है ना, बट जहां तक है साफ दिख तो रहा होगा ना फिर भी, ठीक है, क्योंकि एक दो लाइट्स जो है बंद हो गई है। ठीक है, कुल व्यय विधि की बात कर लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड बहुत ही आसान है। ठीक है, देखते समझ में आ जाता है कि इसका आंसर क्या होने वाला है। क्लियर है? 3 नंबर की इसकी औकात होती है। तो स्टार्ट करते हैं कुल व्यय विधि। इसके बाद एक बिंदु विधि भी होती है, बट वो आपके कोर्स का पार्ट नहीं है, इसलिए मैं उसको तो कराऊंगा नहीं, बट मैं इसलिए ये रह गया था पोर्शन, तो मैंने सोचा मैं इसको करवा दूं कंप्लीट। ठीक है ना, बाकी बिंदु विधि जिसको चाहिए होगी अलग से मुझे बता देना, मैं उसके सेपरेट पार्ट अलग बनाऊंगा, बट यहाँ इसमें कोई रोल नहीं है। ठीक है, जो कोर्स है आपका उसमें बिंदु विधि यानी ज्योमेट्रिक मेथड नहीं आ रहा है। ठीक है ना, चलो तो कुल व्यय विधि की बात करते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसमें मतलब कुल व्यय विधि के अंतर्गत कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप, यानी कीमत में परिवर्तन को देखा जाएगा एक तो, और दूसरा कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन को देखा जाता है। तो इसने बोला कुल व्यय विधि के अंतर्गत कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप कुल व्यय में होने वाले परिवर्तन के आधार पर मांग की लोच को ज्ञात किया जाता है। यानी इस विधि के अंतर्गत आपको एक तो कीमत में परिवर्तन देखना है, और दूसरा कुल व्यय में परिवर्तन देखना है, और उसके आधार पर मांग की लोच को बताना है कि क्या है वो। ठीक है, जैसे नॉर्मली आपकी 5 श्रेणियां होती थी, पूर्णतया लोचदार, पूर्णतया बेलोचदार, इकाई के बराबर, इकाई से कम और इकाई से अधिक, ये 5 हुआ करती थी। बट यहाँ पे कुल व्यय विधि के अंदर सिर्फ 3 ही देखने को मिलते हैं, इकाई के बराबर, इकाई से अधिक और इकाई से कम। ठीक है ना, बाकी वो जो पूर्णतया वाले दोनों थे, लोचदार और बेलोचदार, वो नहीं है यहाँ पे। क्लियर हो गया? तो व्यय विधि की निम्नलिखित श्रेणियां होती है, इकाई के बराबर मांग की लोच, इकाई से अधिक मांग की लोच और इकाई से कम मांग की लोच। क्लियर हो गया? इकाई से अधिक मांग की लोच कब होती है? जब कीमत में परिवर्तन, यानी कीमत में परिवर्तन वो तो लेना था, होने पर कुल व्यय में, यानी जो आपका कुल व्यय है, ठीक है, पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, यानी कुल व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जैसे हम आपको बताते रहते हैं ये करा करो वो करा करो, ऐसे क्वेश्चन को प्रेजेंट करो, वीडियो तक देते हैं, फिर भी आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ता, बिल्कुल ढीठ हो, है ना, टस से मस नहीं होते, तो वही समझ लो वही क्या है, इकाई के बराबर। यानी कुल, जब कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आता, यानी कुल व्यय में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, तो उसे इकाई के बराबर मांग की लोच कहते हैं। ठीक है, जैसे मान लो पी और क्यू, ये तो अब तक आप बनाते आ ही रहे थे, ये पी होता है, ये P1 होता है, ये Q होता है, Q1 होता है, यही हमने सीखा है। अब टोटल एक्सपेंडिचर ले लेते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर होता है बेटा P इंटू क्यू, यानी प्राइस और क्वांटिटी। जैसे मान लो मैंने ये मार्कर जो है, एक मार्कर 25 रुपए का है, और ऐसे मैंने 10 मार्कर खरीदे, तो मेरा कुल खर्चा कितना हुआ, 25 इंटू 10 यानी 250 रुपए। क्लियर है? तो इसलिए प्राइस यानी 25 रुपए, क्वांटिटी यानी मैंने 10 क्वांटिटी खरीदी तो 250 का खर्चा हुआ, तो सेम वही प्राइस और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करके टोटल एक्सपेंडिचर आ जाता है। अब 8 छः कितना होता है, 48 होता है, और 6 अटे क्या होता है, 48 होता है। ठीक है, ध्यान से देखो, जब कीमत ज्यादा थी तो मांग कम थी, जब कीमत कम है तो मांग क्या है, ज्यादा। ये रिलेशन तो हमेशा रहेगा मांग वाले में, क्योंकि कीमत और मांग के बीच में क्या होता है, ऋणात्मक संबंध होता है। क्लियर हो गया? अब हमें देखना क्या, हमें तो भाई ये और ये देखना है। तो कीमत में परिवर्तन आने पर कुल एक्सपेंडिचर यानी जो कुल व्यय था उसमें, टोटल एक्सपेंडिचर में कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। देखो वो 48 का 48 ही है, इसका मतलब ये इकाई के बराबर मांग की लोच है। तो हम यहाँ ऐसी टेबल बनाएंगे जब क्वेश्चन आएगा, और फिर देखेंगे क्या प्रभाव पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अगर प्रभाव नहीं पड़ा, देखो इसमें परिवर्तन किया बट ये सेम के सेम है, तो उसका मतलब वो इकाई के बराबर मांग की लोच है। और यही मैंने यहाँ पे सिखाया है कि जब कीमत में परिवर्तन होने पर कुल व्यय में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, तो वो कौन सा होगा, इकाई के बराबर होता है। इसका मतलब मैं इसको ये बना सकता हूँ, इसको मिटा दूं। ठीक है, ये तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये मिटा देते हैं। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ यहाँ पे कि कीमत चाहे मैं बढ़ा दूं चाहे मैं कम कर दूं, कीमत चाहे मैं बढ़ा दूं चाहे कम कर दूं, जो टोटल एक्सपेंडिचर है उसमें कोई प्रभाव इसका नहीं पड़ेगा, यानी टोटल एक्सपेंडिचर जैसा पहले था वैसे रहेगा। तो कीमत चाहे बढ़ा लो चाहे घटा लो, टोटल एक्सपेंडिचर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। तो मैंने इतनी बार रिपीट भी कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा जहां तक है। अब आते हैं दूसरे वाले में, इकाई से अधिक मांग की लोच। इकाई से अधिक वाला कौन सा केस होता है? तो इसने बोला
जब कीमत किसी वस्तु की कीमत के कम होने पर, यानी जब किसी वस्तु की कीमत कम होती है पर उस वस्तु पर किए जाने वाला कुल व्यय जो है, कुल व्यय ये जो है ये बढ़ रहा है, में वृद्धि हो रही है, यानी कीमत तो कम हो रही है और कुल व्यय जो है वो बढ़ रहा है। तथा ये भी बोल सकते हो कीमत में वृद्धि करोगे तो कुल व्यय में कमी हो रही है। इसका मतलब क्या, दोनों उल्टे चल रहे हैं। यानी जब किसी वस्तु की कीमत कम हो रही है तो उसकी कुल व्यय में वृद्धि हो रही है, और जब कीमत बढ़ रही है तो कुल व्यय में जो है कमी हो रही है। तो इसे इकाई से अधिक मांग की लोच कहते हैं। और ऐसी स्थिति में कीमत और कुल व्यय में विलोम संबंध पाया जाता है, क्योंकि देखो उल्टा ही तो है। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा हो गया, इकाई से अधिक मांग की लोच, यानी यहाँ पे विलोम संबंध देखने को मिलेगा। यहाँ पे बना दो, उसकी जगह वहां पे नहीं है, यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, आप नोट डाउन कर लो जब तक, मैं मिटा देता हूँ उसे। ठीक है, इस वाले का जो है मैं यहाँ पे बना रहा हूं। पी क्यू और टोटल एक्सपेंडिचर सेम वही हमने रखा हुआ है, उतारते रहिए साथ साथ में। एक बार मैं इसको 6 ले लेता हूँ, एक बार 4 ले रहा हूँ, एक बार 10 ले रहा हूँ। ठीक है, 3 ले लेते हैं ना। जब कीमत 6 थी, ठीक है, कीमत 6 थी तो मान लो ये 4, कीमत कम करी मैंने, बढ़ा दी 8, और कीमत बढ़ा दी मैंने तो फिर क्या कर दिया, कम। अब मैंने इस तरह से डेटा रखा है, देखो जब कीमत 6 थी तो मैं 4 इकाइयाँ खरीद रहा था, कीमत मैंने और कम करी तो मैंने इकाइयाँ बढ़ा दी, मांग तो बढ़ेगी, और कीमत बढ़ा दूंगा तो मांग क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। मल्टीप्लाई करो, 6 चौक कितना हो गया, 24, 8 चौक कितना हो गया, 32, और 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। ठीक है, अब इसमें देखो जब कीमत मैंने कम करी, यानी कीमत कम करी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, देखो बढ़ गया है। देखो कीमत कम करने पर 6 से 4 के ये 24 से 32 हो गया, ये बढ़ गया है। और कीमत जैसे मैंने बढ़ाई 10 करी तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया। इसका मतलब ये कुछ इस तरह से बन रहा है कि प्राइस जब मैंने बढ़ाया तो टोटल एक्सपेंडिचर क्या हो गया, कम हो गया, और प्राइस कम किया तो टोटल एक्सपेंडिचर हो गया, बढ़ गया। और यहाँ पे आपको विलोम संबंध दिखेगा तो ये इकाई से अधिक होगा। समझ में आ गया। पहली टेबल में क्या था, प्राइस में कितना भी परिवर्तन कर लो कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, पहला केस था। दूसरा केस क्या है हमारा कि अगर प्राइस कम करो, प्राइस बढ़ाओगे तो कुल व्यय आपका कम हो जाएगा, और प्राइस कम करोगे तो कुल व्यय क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। इससे समझ लो, जल्दी समझ में आ जाएगा, इससे समझ लो। ठीक है ना बेटा, ये बना लो साथ साथ में जो बना रहा हूं। अगला करते हैं, इसके बाद इसने बोला इकाई से कम क्या होता है, तो जब किसी वस्तु की कीमत में कमी होने पर, आप कीमत कम कर रहा हो तो कुल व्यय में भी कमी हो जा रही है, और कीमत में वृद्धि कर रहा हूं तो कुल व्यय में भी वृद्धि हो रही है। इसका मतलब दोनों एक जैसे हो रहे हैं, तो इसे इकाई से कम मांग की लोच कहते हैं। और इसमें जो है प्रत्यक्ष यानी सीधा संबंध पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रत्यक्ष यानी सीधा संबंध पाया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं क्या कह रहा है। इसको मैं यहां पे बना देता हूं, जगह नहीं है वहां पे। ठीक है, मान लो पी क्यू और टोटल एक्सपेंडिचर, आप ये लिख लीजिए जब तक। ठीक है, पी क्यू और टोटल एक्सपेंडिचर लिखा, 6 4 10, मैंने यहाँ पे 6 4 10 लिया, मैं अपने नोट से ही मैं समझा रहा हूँ, कोई एक्स्ट्रा चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं इसमें। 6 4 10 और 4 5 3, मैंने यहाँ पे 4 5 और 3 दिया हुआ है। क्लियर है। अब इसके अकॉर्डिंग देखते हैं, 6 चौक कितना हो गया, 24, 4 पंजे कितना हो गया, 20, और 10 से कितना होगा, 30। इसमें देखने वाली बात है, जब मैंने कीमत 6 से 4 करी यानी कम करी तो ये भी 24 से 20 हो गया, देखो कम हो गया ना ये भी। और जब कीमत मैंने 10 करा नहीं बढ़ा दिया तो ये भी बढ़ गया। इसका मतलब यहाँ पे कुछ ऐसा दिखने को मिल रहा है, प्राइस बढ़ा रहा हूँ तो जो आपका टोटल एक्सपेंडिचर है यानी कुल व्यय यानी पी इंटू क्यू वो भी बढ़ रहा है, प्राइस कम कर रहा हूँ तो ये भी कम हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा संबंध है, प्रत्यक्ष यानी सीधा धनात्मक बोल सकते हो। तो तीनों एक बार ध्यान से देखो, क्वेश्चन कर रहे हैं इसके। ठीक है, पहले वाले में प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो, ठीक है, पहले प्राइस में जितना मर्जी चेंज कर लो, कुल व्यय में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा वाला क्या है, वो इकाई के बराबर था। ठीक है, प्राइस बढ़ाओगे टोटल एक्सपेंडिचर कम हो जाएगा, प्राइस कम करोगे टोटल एक्सपेंडिचर यानी कुल व्यय क्या है, बढ़ जाएगा। ठीक है ना, तो ये कौन सा वाला है जिसमें विलोम संबंध देखने को मिलेगा, वो इकाई से अधिक होगा। विलोम संबंध हमेशा बढ़िया रहता है, इकाई से अधिक देखने को मिलेगा। अगर लास्ट केस क्या, इकाई से कम, जब कीमत बढ़ेगी तो टोटल एक्सपेंडिचर भी बढ़ेगा नहीं कुल व्यय भी बढ़ेगा, और कीमत कम होगी तो कुल व्यय भी क्या होगा, कम होगा, यानी धनात्मक रिलेशन देखने को मिल रहा है तो इकाई से कम होगा। क्लियर है, समझ में आ गया होगा ना बहुत अच्छे से। चलो फटाफट से क्वेश्चन करते हैं इसके। अब क्वेश्चन देखिए बच्चा इसका। ठीक है, इसने कहा है यहाँ पे, यदि एक उपभोक्ता किसी वस्तु पर 80 रुपए खर्च कर रहा है जब उसकी कीमत 1 रुपए प्रति इकाई है तथा 96 रुपए खर्च करता है
जब उसकी कीमत 2 रुपये प्रति इकाई है तो मांग की लोच ज्ञात करनी है आपको व्यय विधि द्वारा। अगर क्वेश्चन पेपर में व्यय विधि नहीं लिखा हुआ है तो आप वही प्रतिशत विधि अप्लाई करोगे। कौन सा लगाओगे? प्रतिशत विधि लगाओगे, ठीक है, यानी जो आनुपातिक विधि मैंने आपको सिखाई है शुरू में। क्लियर है ना? मेन तो वही है आपके पास। तो करेंगे कैसे बेटा, इसको ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले तो आपको टेबल बना लेनी है। कैसे? कीमत यानी P, एक तो ये बनेगी, मात्रा मांग मात्रा या मांगी गई मात्रा यानी Q, और एक कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर, जो कि कैसे निकलेगा? P इंटू क्यू करके निकलेगा। क्लियर है? अब जब एक उपभोक्ता किसी वस्तु पर 80 रुपए खर्च लिखा है, यानी खर्च लिखा है तो ये लिखा हुआ है 80 रुपए दिया हुआ है। जब उसकी कीमत क्या थी? 1 रुपये प्रति इकाई थी। फिर 96 रुपये खर्च कर रहा है। जब उसकी कीमत 2 रुपये प्रति इकाई थी तो मांग किलो बताओ। देखो वैसे तो भाई इतने से समझ में आ गया, देखो कि कीमत के बढ़ने पर, ठीक है, देखो कीमत क्या था आपका? 1 था तो ये 80 हो रहा था, कीमत 2 करी तो ये खर्चा और बढ़ गया। तो कौन सा रिलेशन दिख रहा है? सीधा संबंध। और सीधा तीसरा केस था, तीसरा मतलब इकाई से कम मांग की लोच है, तो आंसर सीधे सीधे लिखा जा सकता है। ठीक है ना? तब बोलेंगे, ठीक है ना, आपको लिखना बेटा वही सब कुछ है। ठीक है, इसमें आप लिखोगे सबसे पहले कि इसके अंतर्गत कीमत बढ़ने पर, ठीक है, कुल व्यय भी बढ़ रहा है। क्या लिखेंगे? कीमत के बढ़ने पर, यहां पर कीमत के बढ़ने पर कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है, यानी कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय भी बढ़ रहा है। अतः मांग की लोच इकाई से कम होगी। ठीक है, यानी अर्थात ईडी जो होगा वो लेस देन 1 होगा। क्या होगा? ईडी लेस देन 1 होगा। तो कितना सिंपल सा है, वैसे हो गया। और अगर मान लो इसको व्यय विधि से नहीं बोलता, इसको बोलता प्रतिशत विधि से निकालो, तो पहले हम क्यू निकाल लेते। कैसे निकलता? अब हमें दिया हुआ है T इज इक्वल टू P इंटू क्यू, मुझे Q चाहिए तो P को नीचे भेज देता हूं, तो कैसे निकलेगा? T को P से डिवाइड कर दो, तो करोगे तो कितना आएगा? 80। इसको करोगे तो 2 चौक 8, 1 2 8 16, है ना, 48 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा ये, है ना। और उसके फिर इसके बेस पे निकालेंगे। ये हमारा P, ये P1 हो जाएगा, ये Q1 हो जाएगा। फिर प्रसव विधि लगाएंगे, इसको तो फिर देखेंगे नहीं। समझ में आ गया? तो अगर प्रसव विधि से बोलेंगे तो यहाँ से कौन सा? वही P माइनस लगा के P अपॉन में Q इंटू डेल्टा के अपॉन डेल्टा P वाला फॉर्मूला लगा लेंगे इसी से ही। डेल्टा P डेल्टा Q आपको निकालना आता ही है, इन दोनों का जो गैप होता है ऐसे करके घटा के, है ना। तो प्रसव विधि बोलेगा तो इतने को देखना है, ठीक है। और अगर वो व्यय विधि बोलेगा तो मुझे कीमत चाहिए होती है, कुल व्यय चाहिए होता है, बस आंसर खत्म हो जाता है। समझ में आ गया ना? चलो उतारो फटाफट से। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ठीक है। लाइट थोड़ा परेशान कर रही है बट मैनेज कर लीजिए इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है व्यय विधि का। इसमें लिखा है यदि किसी वस्तु की कीमत 10 से घटकर 8 हो जाती है, परिणाम स्वरूप इसकी मांग 80 इकाइयों से बढ़कर 100 इकाइयां हो जाती है, तो व्यय विधि के आधार पर ईडी ज्ञात कीजिए। तो वही सबसे पहले हम कीमत लिखेंगे यानी P, फिर मांगी गई मात्रा या मांगी गई मात्रा क्यों लिखेंगे, और देन उसके बाद कुल व्यय टोटल एक्सपेंडिचर लिखेंगे, जो कि कैसे निकलता है बेटा आपका P इंटू क्यू करके। कैसे करके निकलता है? P इंटू क्यू करके निकलता है। ठीक है, तो कैसे करेंगे? कीमत कह रहा है 10 से घट के 8 हो गई है, मांगी गई मात्रा 80 इकाइयों से बढ़ के 100 इकाइयां हो गई है, तो कुल व्यय कितना होगा इस बार? ये होगा आपका 800 और ये भी कितना होगा? 800। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? मैं बोलता हूँ, आप लिख लीजिए। यहाँ पर कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, अर्थात कुल व्यय जो है वो स्थिर है, एक जैसा है। इसलिए जो मांग की लोच होगी वो क्या होगी? इकाई के बराबर होगी। फटाफट से देखिए, ये पहला केस हो गया ना आपका, समझ में तो आ ही रहा होगा आपको, फटाफट से नोट डाउन कर लो।
मैंने दोबारा बोल दिया यहाँ पे कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ईडी जो है इक्वल टू 1 होगा, यानी इकाई के बराबर मांग की लोच। बट अगर यहीं पे अगर आपसे बोलता प्रतिशत विधि द्वारा निकालो तो फिर दोबारा बेटा इन दोनों से निकालते P P1 Q Q1 देन खत्म, ठीक है ना। आपको आता है बेटा, सिखा रखा, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 व्यय विधि का। जब एक वस्तु की कीमत 5 से बढ़कर 6 रुपए हो जाती है तो उसकी मांग 20 इकाई से घटकर 10 इकाई हो जाती है। तो व्यय विधि द्वारा ईडी ज्ञात कीजिए। मुझसे पहले करने की कोशिश करो आप भी। तो सबसे पहले कीमत लिखेंगे, कीमत यानी P मांगी गई मात्रा, यानी ये बनाने याद रखना है, ये आपको बनाना पड़ेगा वहां पे, ठीक है, ताकि समझ में आए टीचर को भी। Q और कुल व्यय यानी टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल टू P इंटू Q, ठीक है। अब ये कह रहा है कि कीमत जब 5 से 6, तो 5 से 6 हो गई तो उसकी मांग की जो इकाई है 20 से घट के अब 10 हो गई है। तो 5 दूनी 10, 100 हो गया, 60 हो गया, है ना। अब इसमें ध्यान से देखो, आप क्या लिखोगे मैं बोल देता हूँ, आप लिखोगे, ठीक है ना, मेरा मन नहीं है लिखने का, ठीक है। तो इसमें ये कि इसके अंतर्गत यानी इसके यहाँ पर कीमत के कम होने पर कुल व्यय अधिक है और कीमत के अधिक होने पर कुल व्यय क्या हो रहा है, कम हो रहा है। देखो कीमत बढ़ाई ना मैंने, तो कुल व्यय अपना कम हो गया। तो यहाँ पर कीमत के कम होने पर, जब कीमत कम थी तो कुल व्यय आपका अधिक था, और कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय क्या हो गया, कम हो गया। अर्थात कीमत और कुल व्यय के बीच में विलोम संबंध है, और इसीलिए यहाँ पे जो ईडी होगा वो ग्रेटर देन 1 होगा। विलोम संबंध में हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है, जब सीधा संबंध होता है तो लेस देन 1 होता है, और जब कोई फर्क ही नहीं पड़ता तो इकाई के बराबर। तो ईडी ग्रेटर देन 1 हो जाएगा। समझ में आ गया ना। वो लाइन तो आप लिख दो क्योंकि मैंने थ्योरी में लिखवा चुका हूं, तो वही तो लिखना पड़ता है यहाँ पे भी, ठीक है ना। अब समझने वाली बात क्या है यहाँ पे, इसको बेटा मैंने कहा था जब भी ये ऐसा होता है इसको हम ये भी बोलते हैं कि जो मांग की लोच है लोचदार है। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ, मांग की लोच लोचदार है। कि मैंने कहा था जब भी लोचदार बोलेगा तो उसको हम इकाई से अधिक पढ़ते हैं। हम सिर्फ बेलोचदार बोल रहे हैं तो हम इकाई से कम लोचदार मांगते हैं। दोबारा बोल रहा हूं, लोचदार बोलूंगा सिर्फ, मैं बोलूंगा मांग की लोच लोचदार है, इसका मतलब वो ईडी ग्रेटर देन 1 की बात कर रहा है। ईडी ज्यादा है 1 से, यानी 1 से अधिक वाली की बात कर रहा है, अधिक। और जब मैं बोलूंगा मांग की लोच बेलोचदार है तो इसका मतलब वो कम वाली की बात कर रहा है, इकाई से कम वाले की। मैं पूर्णतया बोलूंगा पूर्णतया लोचदार, जो कि इसमें नहीं आता। पूर्णतया लोचदार बोलूंगा तो वहां पे था ईडी इज इक्वल टू वो इन्फिनिटी वाला जो इनफाइनाइट वाला साइन होता है ना, अपरिभाषित, वो पूर्णतया लोचदार में बनता है। पूर्णतया बेलोचदार बोलूंगा तो ईडी इज इक्वल टू 0 था जो वहां पे था, पूर्णतया बेलोचदार, है ना। और इकाई के बराबर बोलूंगा जब मैं, तब ईडी बराबर 1 होता है। तो उसे चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर जो बची कुछ वीडियोस हैं उनको भी खत्म करने में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, वहां पे मिलेंगे, ठीक है। जो बची कुछ वीडियोस हैं उनको खत्म करेंगे अब। चलो नोट डाउन कर लो।